नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए राहु और केतु के गोचर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, राहु और केतु गोचर करने वाले हैं सितंबर महीने में। तो इस गोचर का क्या प्रभाव होगा वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि राहु और केतु का गोचर देखना बहुत ही ज़रूरी है। केवल दशा में नहीं, महादशा में नहीं, इसको गोचर में देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अचानक से रिजल्ट देता है। तो गोचर के कुछ नियम हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की लाइफ में देखा है कि वो नियम बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो कुछ नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गोचर होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम जो आकाश में ग्रह होते हैं, उस टाइम के बर्थ के हिसाब से वो आपकी कुंडली हो जाती है, वो नक्शा आपकी कुंडली हो जाती है, जो कि जन्म कुंडली होती है। वो ग्रह तो फिक्स हो गए आपकी कुंडली में, और गोचर जो एट प्रेजेंट अभी ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, जो गोचर कर रहे हैं राशियों में, वो कहलाते हैं गोचर। वो अलग प्रभाव देते हैं। तो आज राहु और केतु का गोचर कैसे आपको देखना है, वो मैं उसके लिए कुछ नियम आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नियम है, आपको ये देखना है ग्रह जिस भी राशि में जा रहा है वो काल पुरुष की कुंडली में कहाँ पर है। जैसे मान के चलिए राहु और केतु, अभी राहु मिथुन में था और केतु धनु में था। अब राहु वृषभ में जा रहा है, वो भी उसकी उच्च राशि है, और केतु वृश्चिक में जा रहा है। तो राहु जा रहा है वृषभ राशि में, तो काल पुरुष की कुंडली में हम देख लेंगे कि वृषभ राशि कहाँ आती है। तो काल पुरुष की कुंडली क्या है? काल पुरुष की कुंडली एक आप ऐसे समझिए जैसे एक ढांचा कुंडली है। जैसे एक व्यक्ति का शरीर होता है, शरीर के अंदर एक हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ हमारा ढांचा हो गया। तो ऐसे ही कुंडली के अंदर एक से लेकर के 12 भाव होते हैं, जो वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तो पहला जो भाव होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया राहु वृषभ राशि में जा रहा है, तो वृषभ राशि यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या दर्शाता है? सेकंड हाउस हमारा धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो इन सब चीज़ों का भी राहु प्रभाव देगा अपने गोचर में, क्योंकि वो काल पुरुष में दूसरे भाव में जा रहा है और वृश्चिक राशि में केतु जा रहा है, यानी कि केतु अष्टम भाव में जा रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि हमारी अष्टम भाव में पड़ती है। तो दूसरे भाव का और अष्टम भाव का भी इस राहु केतु के गोचर में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम ये है, ग्रह जिस भी राशि में गया है उसका राशि स्वामी आपको कुंडली में अपनी देखना है और गोचर में देखना है। जैसे मान लो राहु अभी जा रहा है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि का स्वामी जो कि शुक्र होता है, तो आपको शुक्र की स्थिति अपनी कुंडली में देखनी है। जन्म कुंडली में, जब आपका जन्म हुआ था उस समय की कुंडली में आपको अपने शुक्र देव की स्थिति को देखना है। वो क्यों? क्योंकि राहु और केतु का खुद कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक छाया ग्रह है। और ये रिजल्ट कैसे देते हैं? अपनी जिस भी राशि में ये जाते हैं उस राशि की पावर को खींच लेते हैं, उस राशि की पावर को बढ़ा देते हैं, ये कहें हम। अब राहु वृषभ राशि में जा रहा है, तो आपको शुक्र इसका स्वामी होता है वृषभ राशि का, और केतु जा रहा है वृश्चिक राशि में, तो मंगल स्वामी होता है वृश्चिक राशि का। तो राहु आपको देखना है अपनी कुंडली में कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र अगर केंद्र में है, यानी कि 1, 4
7, 10 ये भाव होते हैं केंद्र भाव। अगर इन हाउस में आपका शुक्र बैठा हुआ है, या मान लीजिए बली है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, या स्वय राशि का है, मतलब तुला का है या मीन का है, वृषभ का है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब राहु जब वृषभ राशि में जाएगा और आपकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी होगी, शुक्र चौथे भाव में होगा, उच्च का या स्वय राशि का या मित्र राशि का या 10वें भाव में होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि शुक्र का रिजल्ट देगा राहु इस 1.5 साल के गोचर में। तो शुक्र का सबसे ज़्यादा रिजल्ट होगा। तो शुक्र को अपनी कुंडली में देखें और अपनी कुंडली में यह भी देखें कि शुक्र किन किन भावों का स्वामी बनता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली में शुक्र 2 भाव का स्वामी हो गया और 7वें भाव का स्वामी हो गया, तो आपको 2 भाव से और 7वें भाव से, यानी कि धन और आपका लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ, उस पे इफ़ेक्ट करेगा राहु। तो ये एक तरीका है। और प्लस आपको शुक्र को देखना है गोचर में, गोचर में भी शुक्र कहाँ कहाँ बदल रहा है, उसके हिसाब से भी राहु का आपको रिजल्ट मिलेगा। और केतु का आपको मंगल को देखना है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बली है तो समझ लो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगर दोनों ही ग्रह बली हैं, शुक्र भी और वृश्चिक में जिसमें जा रहा है, वृश्चिक का स्वामी मंगल, मंगल भी आपकी कुंडली में बली है और शुक्र भी बली है, तो ये राहु केतु आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। जिस भी भाव का आपका स्वामी होगा उस भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये दूसरा नियम था। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम ये है, आपकी महादशा अंतर्दशा जिसकी भी चल रही हो, हमेशा उस ग्रह को आपने गोचर में सबसे पहले देखना है, क्योंकि जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी सबसे ज़्यादा प्रभाव महादशा का होता है। 70% प्रभाव महादशा का होता है, 30% अंतर्दशा का होता है। फिर प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो उनका प्रभाव काफ़ी कम होता है और कुछ दिनों के लिए होता है। तो आपको महादशा नाथ को गोचर में देखना है और अंतर्दशा का स्वामी है उसको भी गोचर में देखना है, ये गोचर में वो कहाँ जा रहे हैं। और चौथा आपको क्या देखना है कि ग्रह जिस भी राशि में जा रहा है, क्या वो मित्र राशि में जा रहा है, शत्रु राशि में जा रहा है, नीच राशि में जा रहा है या उच्च राशि में जा रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो उच्च राशि में जा रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया कि ग्रह गोचर में अपनी राशि में या उच्च राशि में है तो वो अच्छा परिणाम देगा। तो ये चौथा पॉइंट बहुत ज़रूरी था देखना। अब इसके बाद हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, जो कि था अष्टक वर्ग। अब ग्रह को अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। खैर राहु और केतु के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि राहु और केतु को अष्टक वर्ग में बिंदु नहीं मिलते हैं। बाकी किसी ग्रह का अगर गोचर देख रहे हैं और 5 से ज़्यादा बिंदु मिलते हैं उस भाव में ग्रह को, तो वो अच्छा परिणाम देता है। भले ही वो 6, 8, 12 में जा रहा हो, त्रिक भाव में जा रहा हो, बुरे भाव में जा रहा हो, पर तब भी वो उस बुरे भाव की अच्छाई देगा आपको। तो ये पॉइंट आपको देखना ज़रूरी होता है। और एक मेन चीज़ जो है, जो बहुत ज़रूरी है, कि चंद्रमा से कहाँ जा रहा है। जैसे चंद्रमा से राहु और केतु का जो गोचर होता है 3, 6 और 10, 11 में अगर जाता है, इन भावों में 3, 6, 10, 11 भाव में, तो वो अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसे आप राहु केतु का गोचर देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका लग्न क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी कैसे आपको लग्न कुंडली अपनी देखनी है। अब बात करते हैं राहु किन किन नक्षत्रों में जाएगा। तो मृगशिरा में 2 चरण चलेगा राहु, और जो कि 23 सितंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और इस दौरान राहु 23 डिग्री चलेगा
अब आप सोच रहे होंगे मैं नक्षत्र क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लग रहा होगा, पर नक्षत्रों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है काफ़ी। अब राहु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा तो मंगल का प्रभाव देगा। अब मंगल को आपने देखना है कि मंगल आपकी कुंडली में क्या मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है या स्वय राशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। केंद्र में है, त्रिकोण में है, कौन से भाव के साथ में युति कर रहा है, कौन कौन से भाव मंगल को देख रहे हैं, मंगल किस भाव को देख रहा है। क्योंकि अब राहु जब वृषभ राशि में जाएगा तो वो आपको सबसे पहले तो शुक्र का आपकी कुंडली में परिणाम देगा, शुक्र के बाद आपको वो अब मंगल का परिणाम देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। तो मंगल अगर अच्छा होगा, बली होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छा होगा। अगर मंगल अष्टम में होगा आपका या द्वादश भाव का स्वामी होगा तो वो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो थोड़ा सा खर्चे को लेकर के या तनाव को लेकर के अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु जिस जिस नक्षत्र में गोचर करेगा उस नक्षत्र के द्वारा भी आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो राहु का दूसरा नक्षत्र होगा वो रोहिणी नक्षत्र में जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में 4 चरण चलेगा और जो कि चलेगा 27 जनवरी 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि राहु 10 डिग्री का होगा उस समय तक। तो इस टाइम पीरियड में आपको चंद्रमा के परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा अगर आपका अच्छा होगा कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो आपको इस दौरान चंद्रमा के परिणाम राहु देगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र में 3 चरण चलेगा राहु, जो कि 5 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। तो इस दौरान भी आपको देखना है टोटल कुल मिलाकर के सभी नक्षत्रों का जो स्वामी है उसको आपने कुंडली में देखना है। मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है। और ऐसे ही आपको केतु का गोचर देखना है। अब केतु पहला जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में चलेगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। 23 सितंबर 2020 से 2 जून 2021 तक केतु चलेगा, जो कि 16 डिग्री का लगभग गोचर करेगा। जब तक 16 डिग्री का होगा केतु, तो बुध की पोजीशन कुंडली में ज़रूर देखें, बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। बुध के हिसाब से आपको अच्छे बुरे परिणाम मिलेंगे। उसके बाद जो केतु का गोचर रहेगा वो अनुराधा नक्षत्र में रहेगा, जो कि शनि का नक्षत्र है, जो कि रहेगा 2 जून 2021 से 9 फरवरी 2022 तक। केतु लगभग 3 डिग्री का होगा इस नक्षत्र में। तो शनि की पोजीशन देखनी है। शनि स्व राशि, उच्च राशि, नीच राशि, कौन सी राशि में है? नीच राशि में है और शत्रु राशि में है, तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे इस दौरान। अगर स्व राशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, केंद्र में है या षडबली है ग्रह, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र में 9 फरवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 से रहेगा। उसके बाद 0 डिग्री का राहु होगा, अगली राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको गुरु की पोजीशन देखनी है कुंडली में कि गुरु कौन से भाव में है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप समझ सकें कि ग्रह जब गोचर करता है तो वो कौन कौन से भावों से, कौन कौन से भाव का और कौन कौन से नक्षत्र का भी परिणाम देता है। नक्षत्र को देखें, नक्षत्र किसका स्वामी, उसका स्वामी देखें, उसके स्वामी को देखने के बाद उसके स्वामी को अपनी जन्म कुंडली में देखें, फिर उसको गोचर में भी देखें, फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, राहु वृषभ राशि में जा रहा है, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, और केतु जल तत्व वृश्चिक राशि में जा रहा है, जो कि जल तत्व राशि है। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा, एक स्थिरता लेके आएगा। जो भी अभी तक कोरोना काल में आपने देखा होगा 1.5 साल जो परेशानी का रहा है, 1.5 साल तो नहीं, लगभग जब से ग्रहण हुआ था दिसंबर से, उसके बाद से कोरोना का जन्म हुआ, उसके बाद से ही अभी तक राहु मिथुन राशि में ही है। तो मिथुन राशि से जब ये वृषभ राशि में जाएगा
तो ये कोरोना का संकट आप देखेंगे सितंबर से धीरे धीरे ख़त्म होता चले जाएगा। और जो स्थिरता नहीं थी अब धीरे धीरे स्थिरता लाएगा राहु चीज़। तो राहु यहाँ पर एक स्थिरता लेकर के आएगा। अब राहु वृषभ राशि में जा रहा है, तो वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि है एन्जॉयमेंट, प्लेजर, सभी प्रकार के सुख, ट्रैवलिंग, कैश, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों में राहु का प्रभाव पड़ेगा। और साथ के साथ वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र से अगर हम देखते हैं सभी प्रकार के, जैसे गारमेंट्स का काम हो गया, मेकअप हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, कॉस्मेटिक की दुकान होगी, होटल लाइन होगी, होटल इंडस्ट्री होगी, इन चीज़ों में आप देखेंगे एक तेज़ी आएगी। डिस्को पब वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में जो रुकावटें चल रही थी, ये जो काम करने वाले होंगे लोग, इनके काम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शुक्र का इन चीज़ों पे प्रभाव है। तो इन चीज़ों में एक तरक्की देगा राहु, जो भी इन चीज़ों की लाइन में लोग काम कर रहे हैं। और केतु का गोचर होगा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि रहस्य, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, आकस्मिक परिवर्तन, अचानक से बदलाव, पूजा पाठ की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, लोग चीज़ों को सीखेंगे, धर्म की चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, ये केतु का प्रभाव मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि राहु केतु का गोचर देखना कैसे है, लग्न से देखना है या राशि से देखना है या कैसे देखना है। तो कोई भी अगर आप गोचर देख रहे हैं उसको लग्न से भी देखें कि लग्न कुंडली से कौन से भाव में आ रहा है और चंद्र कुंडली से कौन से भाव में आ रहा है, और आपका जन्म का वो ग्रह जिसका गोचर अभी आप देख रहे हैं वो जन्म कुंडली में आपके कौन से भाव में है, वहाँ से कौन से भाव पे वो गोचर कर रहा है। ये तीनों ही चीज़ें आपको देखनी है और तीनों का सामंजस्य बिठाना है, और फिर आप गोचर में देखेंगे एक आपको क्लियर पिक्चर आपको नज़र आएगी। अब लग्न कुंडली से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लग्न कुंडली से अगर आप ऐसा समझें कि जैसे मान लो आपका गाड़ी लेने का प्लान है, जैसे मान लो चौथे घर में कोई ग्रह लग्न कुंडली से चौथे भाव में आ रहा है, गाड़ी का हो गया, मकान का हो गया, माता के लिए अच्छा समय हो गया, तो वो बता रहा है, जैसे गुरु मान लो या राहु मान लो, कोई भी ग्रह चौथे भाव में आ रहा है और उस ग्रह की दशा महादशा भी है और वो शुक्र भी आपका अच्छा है कुंडली में, तो मकान तो बनेगा, गाड़ी भी आएगी, या गाड़ी लेंगे आप या मकान लेंगे जिसकी भी प्लानिंग चल रही है, पर उस गाड़ी से लाभ होगा या नहीं होगा, मतलब मानसिक आपको संतुष्टि रहेगी वो गाड़ी लेकर के या मकान लेकर के, तो वहाँ पर आपकी चंद्र कुंडली आ जाती है रोल में। चंद्र कुंडली से आपने देखना है कि अगर ग्रह अष्टम में आ गया, मान लो चंद्र कुंडली से गोचर में अष्टम में आ गया चंद्रमा से, और लग्न से चौथे में आ गया, तो लग्न से चौथे में तो चलो ठीक है, उसकी दशा महादशा भी है, वो ठीक परिणाम देने के लिए आया है, पर चंद्रमा से अष्टम यानी गाड़ी ले लिया आपने, मकान ले लिया, पर उस मकान को लेने के बाद एक मानसिक संतुष्टि नहीं है, मतलब मानसिक परेशान हो आप, क्योंकि अष्टम में आ गया। अष्टम भाव मानसिक परेशानी, चिंताएं, इन चीज़ों का है। तो मकान लेने के बाद या गाड़ी लेने के बाद वो चंद्रमा से आप देखेंगे तो वो खुशी नहीं मिल रही है आपको वहाँ पर जो मिलनी चाहिए थी, या मान लो मकान में कुछ दिक्कत आ रही है या गाड़ी में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं या गाड़ी का आपको पूरा सुख नहीं मिल पा रहा, वो इसी वजह से, क्योंकि चंद्रमा से तो अष्टम है पर लगन से चौथा है। तो ऐसे सामंजस्य आपको बिठाना है, और जहाँ पर ग्रह है जन्म का, वहाँ से कौन से भाव पर है, कितने भाव आगे है, उसका भी परिणाम मिलेगा। जैसे राहु या कोई भी ग्रह आपका चौथे भाव में है, और चौथे भाव से अब अगर आप देखते हो तो वो सातवें भाव में आपके, यानी कि 10वें भाव में आपके आ रहा है,
तो वो भी आप देखेंगे कि उसका भी सामंजस्य बिठाएंगे कि आप 7 भाव आगे चला गया, तो 7 भाव आगे चला गया तो वो आपकी 10th हाउस में आ गया, तो 10th हाउस से रिलेटेड भी आपको रिज़ल्ट देगा। आपके काम धंधे में तरक्की होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि जन्म का वो ग्रह कैसा है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, या चौथे भाव में किस राशि में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो आपको सारी चीज़ों का सामंजस्य बिठा के आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। अब हम बात करते हैं सभी राशियों पर या लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।